हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आपके और भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई नो द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। मैं जानता हूं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। किस समृद्धि का उदाहरण है? कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि आई नो दैट 2+2=4, या फिर हिंदी में मैं जानता हूं, ये सारे के सारे उदाहरण आपके पास अर्थगत समृद्धि के होते हैं, सिमेंटिक मेमोरी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, किसी चीज़ के बताने के पीछे कोई रीज़न है कि आई नो 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे भी एक लॉजिक है आपका। तो ये सारे के सारे आपके पास अर्थगत समृद्धि के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि प्रासंगिक जो स्मृति है, इसके अंदर आती है डेट या फिर कोई इवेंट्स। आखिर कौन सा इवेंट किस डेट को हुआ था, जब इस तरीके की कोई मेमोरीज होती है, वो हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आती है। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है, प्रोसीजरल मेमोरी यानी कि प्रक्रियात्मक स्मृति, इसका संबंध होता है जहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हम जब कुकिंग करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। हम कोई भी स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उससे पहले कोई ना कोई प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई ना कोई प्रक्रिया को रिपीट किया जाता है। तो जहाँ पे हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, वो हमारे पास प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर आते हैं। एंड वर्किंग मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी, यानी कि जो चल रही स्मृति है, जो चलन स्मृति है, उसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन वो तो आपका ऑप्शन ए है, सिमेंटिक मेमोरी। जहाँ पर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि आई नो करके, मैं जानता हूँ। एपिसोडिक का होगा कोई ना कोई डाटा जहाँ पे कोई इवेंट हुआ डेट से रिलेटेड। और प्रोसीजरल जो मेमोरी होती है, यहाँ पे एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाइगॉस्की की थ्योरी का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। वाइगॉस्की के अनुसार बालक को अंतःक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? जब एक पर्सन या फिर कोई भी चिल्ड्रन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट का मतलब सिंपली कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना। जब भी हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, हमें वहाँ पर लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, यानी कि भाषा। विदाउट लैंग्वेज हम कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते और कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही है कि जो भाषा है, इस उपकरण का यूज़ करके एक बच्चा अपनी जो इंटरेक्शन है कर सकता है एक दूसरे के साथ। बाकी वाइगॉस्की का ये मानना था, जो बच्चा होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो सोसाइटी से होती है, कल्चरल से होती है, लैंग्वेज से होती है। अगर एक बच्चा अपनी सोसाइटी में घुल मिल जाए, वहाँ के कल्चर को फॉलो करे, वहाँ की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको फॉलो करे, उसके थ्रू एक बच्चे की फुली डेवलपमेंट हो जाती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। यह आपके पास वाइगॉस्की की थोड़ी थ्योरी थी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इन्होंने हमारे पास ZPT के बारे में भी बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको अच्छे से बिल्कुल साइकोलॉजी की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी टैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास। गेस्टाल्ट मीन्स, यानी कि जो गेस्टाल्ट है उसका अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का जो मतलब होता है वो आपके पास होता है होल, यानी कि पूर्ण। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 आपसे पूछा गया था साइकोलॉजी में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट
नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपने ये बताना है कि ऐसा कौन था जो ग्रीक का फिलोसफर था जिनका ये मानना था कि नॉलेज जो आपके पास ज्ञान है उसको एक्वायर करने के लिए, उसको अर्जित करने के लिए लर्निंग एंड एक्सपीरियंस यानी कि आपके पास अधिगम और अनुभव का होना ज़रूरी है। लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू एक पर्सन अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। तो ये आपके पास कहा गया था अरस्तु के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है और कई बार ये भी पूछा जाता है आपके पास कि अरस्तु कहाँ के फिलोसफर थे। तो जो आपके पास अरस्तु थे वो हमारे पास ग्रीक के थे। यहीं पे आपका क्वेश्चन कवर हो गया कि अरस्तु ग्रीक के थे और इनका मानना था किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए हर एक पर्सन को अधिगम और अनुभव की आवश्यकता होती है। जब एक पर्सन लर्निंग करेगा, बार बार अधिगम करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस को गेन करेगा, जो अनुभव है उनको गेन करेगा, उसके थ्रू उसकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल बिल्ड हो जाएगी और वो अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमारे पास आईक्यू से पूछे गए। आईक्यू वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास कई बार बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो पूछा जाता है। कई बार किसी पर्सन की मेंटल एज निकालने को आता है, कई बार आईक्यू निकालने को आता है और कई बार आखिर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो आपकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाला, आईक्यू वाला, ये हमें दिया गया था स्टर्न के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, स्टर्न। कई बार विलियम स्टर्न भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर विलियम स्टर्न है तो वो भी बिल्कुल सही है, कई बार स्टर्न है तो वो भी ठीक है। दोनों का सेम ही नाम है, सिर्फ कई बार स्टर्न लिखा होता है आधा अधूरा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो आईक्यू का था वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था। आईक्यू का कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि आपको होता है आई क्यू इक्वल्स टू MA/CA/100, यानी कि एम में जो रहता है वो मेंटल एज और सी ए जो आपका क्रोनोलॉजिकल एज। कई बार आपके पास इसके फॉर्मेट के बारे में पूछा जाता है और इस कॉन्सेप्ट को भी आपको एक बार डिटेल में करवा देंगे हम चैनल पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है, हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि जो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। या फिर कई बार पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसके जनक किसे माना जाता है। विलियम जो वुंट आपके पास है उनके द्वारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इन्वेंट किया गया था। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जो जनक माने जाते हैं वो हमारे पास विलियम वुंट है। और जो यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास, इंट्रोस्पेक्शन सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और ये क्वेश्चन सबसे रिपीटेड है आपके पास कि साइकोलॉजी में सबसे पुराना या सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है आपके पास, तो वो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड का कई बार मीनिंग या फिर अर्थ भी पूछा जाता है, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि अपने बारे में निरीक्षण करना। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपके पास, इंट्रोस्पेक्शन मेथड अपने बारे में जानने के लिए सबसे हेल्पफुल है। किसी भी पर्सन को अगर अपने बारे में जानना है, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, जिस मर्जी के बारे में जानना अपने से रिलेटेड, तो हमारे को इंट्रोस्पेक्शन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। और विलियम वुंट जो आपका यहाँ पे है वो इंट्रोस्पेक्शन के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। साथ ही साथ साइकोलॉजी के जो फादर है, साइकोलॉजी के जो जनक है, वो भी विलियम वुंट को ही माना जाता है। ये क्वेश्चन आपने हमेशा ध्यान में रखना। साइकोलॉजी के जो फादर है, जो आपके पास साइकोलॉजी है उसके जो जनक माने जाते हैं, वो भी आपके पास विलियम वुंट ही है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड रहता है आपके पास कि साइकोलॉजी के जनक कौन है आखिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। देखो, कभी भी अगर मेंटल एबिलिटी की बात की जाती है, आपकी इंटेलिजेंस की बात कभी भी की जाएगी, उसका संबंध हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ रहता है।
आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, इसका जो रिलेशन माना जाता है वो मानसिक क्षमताओं के विकास से माना जाता है, यानी कि आपकी जो इंटेलिजेंस है या फिर मेंटल एबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मेंटल एबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट हमारे को जीन पियाजे ने दिया था। बाकी इसमें जो रहता है, देखो ऑप्शन ए है आपके पास साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि मनोवैज्ञानिक विकास। मनोवैज्ञानिक जो विकास है या फिर साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, इसका जो रिलेशन रहता है वो इमोशनली हेल्थ या फिर इमोशनली डेवलपमेंट। जब एक पर्सन बिल्कुल इमोशनली डेवलप हो जाता है, उसका रिलेशन आपके पास साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट के साथ रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, शारीरिक डेवलपमेंट या शारीरिक विकास के बारे में, इसका संबंध जब एक पर्सन बिल्कुल फिजिकली फिट है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल उसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, तो वो आपका संबंध रखता है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि आपके पास संज्ञानात्मक विकास है, इसका जो रिलेशन रहता है वो इंटेलिजेंस या फिर आपके पास मेंटल एबिलिटी के साथ है। आपका जो मोटिव डेवलपमेंट रहता है, प्रेरक विकास, इसका संबंध रहता है जब पर्सन अपने लाइफ के लिए मोटिवेट रहता है, यानी कि मोटिवेशन से रिलेटेड रहता है आपके पास मोटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, एट वट एज डज द चाइल्ड ब्रेन डेवलप एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज। यानी कि बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। एक जो छोटा बच्चा होता है, उसका जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, फुली डेवलप या फिर बिल्कुल उसका पूर्ण जो आकार है वो ले लेता है आपके पास अप टू 5 ईयर। बेसिकली जो माना जाता है वो अप टू 5 साल तक माना जाता है, 5 ईयर तक। बट कई बार अगर आपको 5 ईयर नहीं दिखता है तो अप टू 6 ईयर भी सही माना जाता है। यानी कि 5 से लेकर 6 साल तक के बीच में जो बच्चा है, उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल डेवलप हो जाता है और बिल्कुल अपना जो साइज़ है उसके में बिल्कुल आ जाता है, पूर्ण आकार में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अप टू 6 ईयर। बट बाई चांस कभी आपको अप टू 5 ईयर भी हो, अप टू 6 ईयर भी हो, तो अप टू जो 5 ईयर होगा वहाँ पे 5 वर्ष तक, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्योंकि 5 वर्ष तक एक बच्चे का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, बिल्कुल विकसित हो जाता है। बट बाय चांस 5 ईयर नहीं दिखता है तो आपका अप टू 6 ईयर बिल्कुल सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्राइड इट इज़ बेस्ड अपॉन। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इट की आधार किससे माना गया है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। यानी कि जो आपका इड होता है उसको सुख के आधार के ऊपर निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास बी है वो बिल्कुल सही है। आपके पास जो फ्राइड है, इन्होंने हमारे पास जो माइंड है हमारा, उसको डिनोट किया गया है, उसको डिफाइन किया है। यानी कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसको 3 अलग-अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। और जो आपके पास इड, ईगो, सुपर ईगो है, इड, अहम, परा अहम, इस कॉन्सेप्ट को भी हमारे पास फ्राइड ने दिया है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट आखिर किसने दिया है। तो आपके पास जो इड है, आपके पास अहम है और परा अहम, ये कॉन्सेप्ट भी हमें फ्राइड के ने ही दिया है। और इसमें अलग अलग, जैसे कि इड आपके पास प्लेजर के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है ईगो यानी कि अहम, इट इज़ बेस्ड अपॉन रियलिटी। आपके पास जो अहम होता है यानी कि ईगो, वो आपका बेस्ड होता है रियलिटी यानी कि सत्य के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बताया गया था सुपर ईगो यानी कि परा अहम, सुपर ईगो इज़ बेस्ड अपॉन मोरालिटी। यानी कि जो सुपर ईगो है वो आपका मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि आखिर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो ये तीनों से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इड किसके ऊपर बेस्ड है, ईगो आपका किसके ऊपर बेस्ड है, या फिर सुपर ईगो आपका किसके ऊपर बेस्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th जो हमारा क्वेश्चन है पर्सनैलिटी, ये हमारा आया है व्यक्तित्व वाले टॉपिक से, यानी कि पर्सनैलिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी का। क्वेश्चन आपका है सेल्फ सेंटर्ड नेचर पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी, यानी कि आत्मकेंद्रित स्वभाव के व्यक्ति डैश व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे पर्सन जो कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उनका नेचर किस प्रकार का होता है, तो वो आपके पास इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब ऐसे पर्सन जो कि थोड़े शाय होते हैं, और ऐसे पर्सन जो कि ज़्यादातर लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं समझते। जो पर्सन से वो बात करते हैं वहाँ पे बिल्कुल खुल कर के बात करेंगे, बट जिन पर्सन से वो बात करना नहीं चाहते हैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। और इंट्रोवर्ट के बारे में कभी भी पूछा जाता है, ये पर्सन हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनका ये जब भी बात करते हैं सिर्फ काम की बात करते हैं, बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस रहती है, जो किसी काम की बात नहीं रहती है, उसके बारे में कभी भी बात नहीं करते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11th, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, यानी कि विकास एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट और जो ग्रोथ आपका टॉपिक है साइकोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस कॉन्टिन्यूस। आपके पास जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ आपकी अनकॉन्टिन्यूस होती है। आपके पास जो वृद्धि होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, बट जो आपका विकास होता है डेवलपमेंट, वो आपके पास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ये स्टार्ट हो जाती है जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो जाती है। जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस तब स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंस, यानी कि मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है। आपके पास कभी भी असमानता की बात आती है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर आती है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन सी है व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल, ये बिल्कुल सही है। कभी भी किसी भी पर्सन की साइकोफिजिकल यानी कि फिजिक की बात होती है, शरीर की बात होती है, उसके बीच कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है कि असमानता क्यों होती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। क्योंकि हर एक पर्सन किसी ना किसी पर्सन से किसी ना किसी तरह से अलग होता है। आप एक ट्विन्स की बात कर लो, आप एक ब्रदर सिस्टर रियल की बात कर लो, उनके बीच भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, कई बार उनके कभी एटीट्यूड अलग होते हैं, कई बार उनके फिजिक्स अलग होती है, और इसका जो मुख्य कारक माना जाता है वो उसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेमोरी से आया, यानी कि स्मृति से, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी सेक्शन का। क्वेश्चन आपका है फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन, यानी कि लघुकालीन स्मृति में कितने सेकंड के लिए सूचनाएं रह सकती है। आपकी जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, आखिर वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को कितने समय तक होल्ड करके रह सकती है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, लेस देन 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड से कम समय तक, और कई बार होता है ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड से ज़्यादा और 30 सेकेंड से कम समय तक शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को रख सकती है। और कभी भी आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं स्मृति के, तो 3 प्रकार की होती है आपके पास। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। कई बार इसको एक्टिव मेमोरी भी लिखा होता है, कई बार इसको वर्किंग मेमोरी भी, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट द एज ऑफ, यानी कि जो एरिक्सन की थ्योरी है उन्होंने जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में बताया है वो बच्चे के अंदर कौन सी आयु में आ जाता है। सबसे मेन बात जो एरिक्सन की थ्योरी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है आपका, आखिर जो आपके साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हमें एरिक्सन ने दी है, जिसमें कि एरिक्सन ने एक बच्चे की, एक पर्सन की लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है।
यानी कि कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस बताई है, तो हमारे पास 8 बताई गई है, जिसमें कि ट्रस्ट वर्सेस जो मिसट्रस्ट स्टेज बताई गई है वो सबसे पहली अवस्था है। यानी कि 0 से लेकर 1 वर्ष तक जो आपके पास है, 0 टू 1 ईयर, ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे कि एक बच्चे के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज के बारे में बताया गया है। बाकी जो 8 स्टेजेस है वहाँ पे अलग अलग आयु भी बताई गई है और अलग अलग वहाँ पे स्टेजेस बताए गए एरिक्सन के द्वारा, जिनको कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एरिक्सन के सारे जितने भी स्टेजेस है इसी चैनल के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 15th हमारे पास है, रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ पूछी गई है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसे अनुभव जिन्हों को हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, अगर उन्हें हमें फिर से रिवाइव करना होगा, फिर से याद करना होगा, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे। जब भी हम किसी भी चीज़ को पुनः जागृत करते हैं या पुनः याद करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है रिकॉल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज नोन एज रिकॉल। कोई भी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, अगर उन्हें फिर से याद करना है, पुनः जागृत करना है, तो उसे हम रिकॉल कहते हैं। बाकी जो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, ये आपके पास एक जो मेमोरी होती है उसके तथ्य या तत्व माने जाते हैं, जैसे कि रिटेंशन हो गया धारण करना, लर्निंग सीखना, रिकॉग्नाइजेशन हो गया पहचान करना, और रिकॉल आपके पास हो गया प्रत्यस्मरण करना। ये चारों के चारों जो आपके पास रिटेंशन हो गया, लर्निंग हो गया, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, रिकॉल, इन चारों को मेमोरी के एलिमेंट्स यानी कि तत्व माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेमोरी के एलिमेंट्स कौन से हैं, मैं एलिमेंट्स या फिर आपके पास तत्व कौन है स्मृति के, तो ये चारों के चारों रिटेंशन, लर्निंग, रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉल। नंबर 16, इन द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड्स कम लास्ट। मैस्लो की जो थ्योरी हमारे पास मोटिवेशन से दी गई है, मैस्लो ने हमें एक थ्योरी दे रखी है जिसमें कि एक पर्सनल नीड्स को उसने कैटेगराइज किया गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो मैस्लो की थ्योरी थी उसमें जो लास्ट नीड होती है पर्सन की, आखिर वो क्या होती है। मैस्लो ने एक पर्सन के नीड्स को 5 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, 5 अलग अलग भागों में। तो सबसे लास्ट और जो आपके पास सबसे लास्ट में नीड आती है वो आपके पास है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास सबसे लास्ट नीड बताई गई है मैस्लो की थ्योरी में। और मैस्लो ने जो सबसे पहली नीड बताई है एक पर्सन की, वो है आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकता। इसके अंदर आपका रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब आता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है आपके पास शारीरिक आवश्यकता। दूसरी जो आवश्यकता हमें मैस्लो ने बताई थी वो है हमारे पास सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। इसके अंदर आपके पास जैसे कि प्रॉपर्टी होगी, कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह आपके पास आती है। पहली नीड आपके पास फिजियोलॉजी नीड होती है। पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि दूसरी नीड कौन से बताई गई थी, तो दूसरी जो नीड आपके पास है वो है सेफ्टी नीड, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी जो नीड हमें बताई गई थी लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसके अंदर मैरिज, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप के बारे में मैस्लो ने डिफाइन किया था, और ये आपकी तीसरी स्टेज रहती है जो कि आपके पास लव एंड बिलोंगिंग। फोर्थ जो स्टेज हमारे को बताई गई थी सेल्फ एस्टीम की नीड, यानी कि आपके पास सम्मान की आवश्यकता। इसमें पर्सन चाहता है कि सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करे, जहाँ पे पर्सन दूसरों से सम्मान और इज्जत चाहता है, वो आपके पास चौथी नीड बताई गई थी। लास्ट और फाइनल जो पांचवी नीड बताई गई थी वो आपकी थी नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 नीड आपको बताई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे लास्ट नीड, और सबसे लास्ट नीड आपको पता है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है, हु मेड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर, यानी कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित की गई थी। ये क्वेश्चन आपके पास पर्सनैलिटी से आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनियर डेवलप किया गया था कैटल के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कंपेयर ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग, यानी कि समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से
मन की तुलना किसने की है? अब देखो, जो हमारा माइंड होता है इसके बारे में हमारे पास डिफाइन किया गया था फ्राइड के थ्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपका है वो बिल्कुल सही है, फ्राइड। क्योंकि फ्राइड ने हमारे पास ह्यूमन माइंड को डिफाइन किया है साइकोलॉजी में। उसने 3 भागों में बांटा गया है दिमाग को। एक आपके पास रहता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। साथ ही साथ जो आपका इड, ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में भी हमारे को फ्राइड ने ही बताया है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि इट किसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्लेजर। इट आपके पास सुख यानी कि प्लेजर के ऊपर बेस्ड होता है। ईगो इज़ बेस्ड अपॉन रियलिटी। आपके पास जो ईगो होता है वो बेस्ड होता है सत्य के ऊपर। और सुपर ईगो इज़ बेस्ड अपॉन मोरालिटी। सुपर ईगो आपका बेस्ड होता है मोरालिटी के ऊपर, यानी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे फ्राइड की थ्योरी से। और कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि फ्राइड ने जो थ्योरी दी है आखिर वो किसके ऊपर दी है, तो साइको एनालिसिस के ऊपर दी है, यानी कि मनोविश्लेषण जो थ्योरी है वो हमारे को फ्राइड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार जनक या फिर प्रतिपादक कौन है, फादर कौन है, या किसके द्वारा कोई बुक लिखी गई है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप पर्सनली नोट किया करें। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विलियम जेम्स। आपके पास जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड, यानी कि क्वेश्चन आपके पास नियमन में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है। आपका जो थायराइड ग्लैंड है, जो आपके पास ग्रंथि है, आखिर किसको कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मेटाबॉलिज्म, ये बिल्कुल सही है। आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक आधी बार आपसे पूछते जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका क्रिएटिविटी से पूछा गया है। यहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिएटिविटी वाले टॉपिक से। क्वेश्चन आपका है, हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया। तो आपके पास जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी है स्टार्टेड की गई थी गिल्डफोर्ड के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, गिल्डफोर्ड। कभी भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसने उसके बारे में स्टार्टिंग की थी या किसकी देन वगैरह या किसने उसके ऊपर ज़्यादातर वर्क किया है, तो आपका आंसर गिल्डफोर्ड। जो गिल्डफोर्ड है उसका जो रिलेशन आपका बताया जाता है वो क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता के साथ बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। अब देखो, जो आपके पास साइकोलॉजी है उसके जो फादर माने जाते हैं वो आपके विलियम वुंट है। और साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आपके पास है, प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है, उसके जनक या फिर जो फादर है वो भी विलियम वुंट ही है। विलियम वुंट ने हमारे पास फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया था। और लेबोरेटरी से ही आपको पता है कि लेबोरेटरी के अंदर ही आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसलिए जो आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है आपके पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इसके जनक भी हमारे पास विलियम वुंट ही माने जाते हैं। और सबसे पहली जो आपके पास मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी वो लिप्जिग यानी कि जर्मन में खोली गई थी, और ये आपकी ओपन हुई थी 1879 में। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछते जाते हैं हिस्ट्री के बारे में, साइकोलॉजी की, तो आपके जनक भी विलियम वुंट है, और ओपन कई बार या तो जर्मन होगा या तो आपके पास लिप्जिग होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी गई है, उसके जनक किसे माना जाता है। आपके पास दो थ्योरी है कंडीशनिंग की, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी
और दूसरी आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगर तो क्लासिकल की कभी बात की जाए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आखिर किसने दी है, तो क्लासिकल हमारे को दी है पैवलव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जो जनक माने जाते हैं वो हमारे पास पैवलव है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है, आखिर इसके एसोसिएशन कौन है, तो ये आपके पास है स्किनर। और जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें बेसिकली कंडीशनिंग की बात की गई है बिहेवियर को शेप देने की, यानी कि हम किसी भी पर्सन का जो व्यवहार है उसको चेंज कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी हमें यही बताती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी हमें यही बताती है कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमारे पास पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास इंक बोल्ट टेस्ट गिवन बाय, यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण डैश के द्वारा दिया गया है। और ये आपके पर्सनैलिटी के टेस्टिस है। और जो पर्सनैलिटी है उसके जो टेस्ट होते हैं, जो उसकी मेजरमेंट्स होती है या इवेल्युएशन होती है, उसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया। एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है और एक प्रोजेक्टिव है। तो आपका जो इंक बोल्ट टेस्ट है या आपके प्रोजेक्टिव मेथड बोला जाए या प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। तो इंक बोल्ट टेस्ट के जनक या फिर जो आपका स्याही धब्बा परीक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका रोशा के द्वारा दिया गया है। आपका इंक बोल्ट टेस्ट दिया गया है रोशा के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। और जो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोशा इंक बोल्ट टेस्ट आखिर किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ये टेस्ट किससे रिलेटेड है। तो आपका इंक बोल्ट जो टेस्ट है, आपके स्याही धब्बा परीक्षण, ये पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि जो आपका स्याही धब्बा परीक्षण है, ये आपके पास पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ध्यान देना, जो इंक बोल्ट टेस्ट है उसका जो रिलेशन है वो पर्सनैलिटी के साथ है। बाकी आपके पास जैसे कैट है, वैट है, ये टेस्ट भी आपको पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो पर्सनैलिटी के जितने भी टेस्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको इसी चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको HP टेट की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, यानी कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। एक जो बच्चा है, अगर उसकी इंडिविजुअल स्टडी करनी है, उसके पास्ट के बारे में पता करना है, उसके लाइफस्टाइल के बारे में अगर हमें पता करना है, तो उसके लिए एक लौता मेथड यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ हम किसी भी एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या फिर एक पर्टिकुलर चाइल्ड के केस हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। और केस स्टडी जो मेथड है, यहाँ पे आपकी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है, बिल्कुल गहराई तक। क्योंकि जो एक टीचर होता है वो एक बच्चे की जब भी केस इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर केस स्टडी करता है, तो गहराई तक उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स, उसके पेरेंट्स, उसके नेबर्स, सबसे उसके बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में जानता है। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कभी भी पूछा जाए तो आपकी केस स्टडी एक ऐसा मेथड है जो कि आपको हेल्प करता है। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन ए है आपका रेटिंग स्केल, जहाँ पे कि रेटिंग दी जाती है गुड, बैड, एक्सीलेंट, एवरेज। ये आपका रेटिंग स्केल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एयर मेथड होता है आपका प्रश्नावली, जहाँ पे कि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आंसर्स देते हो, ये आपका क्वेश्चन एयर मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर हम बात करते हैं, प्रयोगात्मक विधि, जहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, ट्रायल और टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये भी हमारे पास कंडीशनिंग की थ्योरी से क्वेश्चन है। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज, यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होना डैश कहलाता है। जब भी आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कोई भी एसोसिएशन होता है, उसका जब भी रिजल्ट होता है वहाँ पे हमेशा कंडीशनिंग ही होती है। आपके जो बिहेवियर होता है उसको शेपिंग ही मिलती है जब भी आपका कोई उद्दीपन या फिर अनुक्रिया एक साथ एसोसिएट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडीशनिंग।
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, क्योंकि जिस प्रकार का स्टिमुलस दिया जाता है, जिस प्रकार का उद्दीपन दिया जाता है, आपका जो रिस्पॉन्स आता है, आपकी जो अनुक्रिया आती है, वो बिल्कुल सेम उसी तरीके की आती है। इसलिए कभी भी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित हो तो वहाँ पे अनुबंधन ही होता है, यानी कि कंडीशनिंग ही होती है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, लर्निंग डिज़ाइनिंग इज एम्फसाइज इन, यानी कि जो आपका लर्निंग डिज़ाइनिंग पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपके पास है कंस्ट्रक्शन। डिज़ाइनिंग जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायो सोशल डेवलपमेंट, यानी कि मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। देखो, कभी भी कल्चर की बात होती है या फिर बायो सोशल डेवलपमेंट की बात होती है या फिर लैंग्वेज की बात होती है, इन तीनों के बारे में हमेशा हमारे पास वाइगॉस्की ने ही बात की। वाइगॉस्की का ये मानना था, अगर एक बच्चा अपनी सोसाइटी में जाता है, अपने कल्चर्स को अडॉप्ट करता है या इंटरेक्शन करता है या अपनी भाषा का प्रयोग करता है, इसके द्वारा एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि समाज से ही बच्चे का विकास होता है। ये हमारा वाइगॉस्की का मानना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके पास, आखिर ये किसका मानना था कि समाज से बच्चे का विकास होता है। तो वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे का जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी वो समाज, उसकी सोसाइटी से होगी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। कल्चर की बात कहीं भी होती है, सोशल इंटरेक्शन की बात कहीं भी होती है, लैंग्वेज जो भाषा है उसकी बात कहीं भी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ हमें वाइगॉस्की ने बताया। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन ए है जे.बी. वॉटसन, तो जे.बी. वॉटसन ने हमारे पास बिहेवियरिज्म टर्म के ऊपर वर्क किया था। नेक्स्ट जो पैवलव है, इन्होंने हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को शेपिंग दे सकते हैं, उनको कंडीशनिंग कर सकते हैं। वाइगॉस्की के बारे में हमने बात कर लिया है, इन्होंने बताया है कि बच्चे का विकास समाज से ही होगा। मैस्लो की जो थ्योरी है वो पर्सनल नीड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि मैस्लो ने हर एक पर्सन के नीड्स को, आवश्यकताओं को 5 अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे मुख्य जो रहता है वो आपके पास होता है शारीरिक नीड, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड, और सबसे लास्ट जो नीड मानी जाती है मैस्लो के अनुसार, वो आपके पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, द स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर, यानी कि स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं। आपकी जो स्मृति होती है, जो एक मेमोरी है, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली है सेंसरी मेमोरी, दूसरी आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये 3 आपके पास स्मृति की अवस्थाएं हैं। सेंसरी मेमोरी जो आपके पास रहती है, यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी स्मृति सिर्फ लेस देन 1 सेकंड, 1 सेकंड तक ही सीमित रहती है। अगर हम बात करते हैं आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो सीमा होती है, जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो ग्रेटर देन 2 सेकेंड और लेस देन 30 सेकेंड होती है, यानी कि 2 सेकेंड से ज़्यादा और 30 सेकेंड से कम तक की क्षमता होती है। और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब लाइफ लॉन्ग मेमोरी, जो कि हमेशा आपके साथ रहती है। तो कभी भी आपसे स्मृति की स्टेजेस पूछी जाती है, उसकी अवस्थाएं पूछी जाती है, तो 3 है आपकी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको एक्टिव मेमोरी भी बोला जाता है, और कई बार उसे वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। और जो आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको पैसिव मेमोरी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आखिर उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या फिर जो आपकी पैसिव मेमोरी है उसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, पैवलव बिलोंग्स टू विच कंट्री, पैवलव कहाँ के रहने वाले थे। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो पैवलव बिलोंग्स टू विच कंट्री जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपके पास रशिया, यानी कि रूस, ऑप्शन बी।
पावलोव हमारे पास रूस के थे। कई बार अगर पूछा जाता है कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो हमें दी गई है वो पावलोव ने दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही गई है कि हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। तो पावलोव ने एक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उस एनिमल का नाम था हमारे पास डॉग। इन्होंने फूड और सलाइवा के बीच एक कनेक्शन बताया था। तो यहाँ पे जो पावलोव की थ्योरी थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और मेन बात जो है इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी हमारे को दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो अपने साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस भी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के साइकोलॉजी सेक्शन के।